हेलो गाइज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये भी पर्टिकुलर तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, दूसरा वीडियो था नैनो टेक्नोलॉजी पे, और ये तीसरा वीडियो है डेट इज़ ऑन रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों ही टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के टेक्नोलॉजी सेक्शन में आता है। तो इसमें भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मटेरियल और जो मेरा राइटअप होगा कि जो मैंने आंसर किया होगा दोनों क्वेश्चंस को, जो रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए हुए हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आपको कोई भी क्यूरी हो पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग से रिलेटेड देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक दो सवाल आए हुआ है, तो दोनों क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और आपको क्या करना है। और इसके अलावा जो चार टॉपिक्स अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बचे हैं, एक है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जो दूसरा होगा वो डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें मैं रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स को भी कवर कर लूँगा, और चौथा होगा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। तो ये 3 वीडियोस प्लस 4 वीडियो फर्दर, तो 7 वीडियो में पूरा टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर लूँगा। और कुछ कुछ मिसलेनियस सवाल भी आए हुए हैं, जैसे 2013 में अंपायर रिव्यू सिस्टम, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम पे क्वेश्चन आ गया था। 2020 में इनफैक्ट एक सवाल S400 पे आया था जो ऑफ ट्रैक था। तो इसी तरह कुछ ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उसको भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। हो सकता है कि मैं एक आईपीआर वाली जो वीडियो है तो उसी को और एक्सटेंड करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँ। तो स्टार्टिंग में आपको टॉपिक वाइज भी क्या है कि केवल आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं चाहिए होगा। आपको चाहिए होगा कि अब जैसे अब इस पे दो सवाल आए हुए हैं, डिस्कस द वर्क ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स डन बाय प्रोफेसर एस एन बोस एंड हाउ इट रिवॉल्यूशनाइज द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो एस एन बोस एक नामी इंडियन फिजिसिस्ट थे, तो उस पर एक ये सवाल आया हुआ है। दूसरा सवाल है कि हाउ हैज़ इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम एस स्वामीनाथन एंड एम विश्वेश्वरैया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड वाटर इंजीनियरिंग रेस्पेक्टिवली। तो एम एस स्वामीनाथन और विश्वेश्वरैया पे आया हुआ ये क्वेश्चन है। उसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जैसे ये सवाल है तो आपको जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी मैथमेटिशियन है, जो भी फिजिसिस्ट हैं, तो ये सवाल में 10 मार्क्स का सवाल था और दो पार्ट्स हैं, विश्वेश्वरैया और स्वामीनाथन पे। तो एटलीस्ट दोनों के आपको 5-5 अचीवमेंट्स पता होने चाहिए। तो ओवरऑल आपको हर साइंटिस्ट के, चाहे वो मैथमेटिशियन एस रामानुजम हो, चाहे वो फिजिसिस्ट सीवी रमन हो, चाहे वो एस चंद्रशेखर हो, चाहे वो मेघनाथ साहा हो, तो कोई भी जितने भी फिजिसिस्ट हैं साथ में जैसे कुछ और भी जो फर्दर अचीवमेंट्स जैसे CNR राव हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, या फिर विक्रम साराभाई हो गए, होमी जहांगीर भाभा हो गए, तो एटलीस्ट आपको 5 अचीवमेंट पता होनी चाहिए। या तो आप 3-4 अचीवमेंट लिखे, 3 अचीवमेंट लिखे, उसको अच्छे से इलेबोरेट कर ले। फॉर एग्जांपल भाभा के बारे में आए तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपने लिखा, आप इतना ही कर लें। उसके अलावा कि आप 3 अचीवमेंट्स लिख रहे हैं उसको अच्छे से एलेबोरेट कर लें, या फिर आप 5-5 अचीवमेंट लिख लें, तो वो ज़्यादा दो तरीके से आप देख सकते हैं। तो हर जगह वो नहीं होगा। सब रमन में आपका जो अचीवमेंट देखेंगे तो रमन इफेक्ट होगा आपका, फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, या ब्लू कलर ऑफ द ओशन जो उन्होंने स्कैटरिंग से बताया था। तो ये सब 3 मेजर अचीवमेंट है जिसमें रमन इफेक्ट काफ़ी फेमस है, जिसको आपको अच्छे से एलेबोरेट करना होगा। तो इनकेस कभी कभी क्या होते हैं कि अब 3 अचीवमेंट है लेकिन उसको आपको अच्छे से एलेबोरेट करना होगा। किसी के केस में क्या है कि काफ़ी सारे अचीवमेंट है, जैसे अब CNR राव में आप ज़्यादा कुछ इनफैक्ट एलेबोरेट करने बैठ नहीं सकते हो, तो उसमें आपको 5 अचीवमेंट एटलीस्ट आप याद कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टली सवाल आ गया तो डैट विल बी वेरी हैंडी, विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब क्या क्या है, तो अब काफ़ी थोड़ा सा वो कुछ समझने वाला भी है। जैसे अभी हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, तो उन्होंने काफ़ी प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पे भी काम किया है। नैनोटेक की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि नैनो मिशन जो 2007 में लॉन्च हुआ था डैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ CNR राव। तो उन्होंने काफ़ी वाई जंक्शन CNT कार्बन नैनो ट्यूब भी बनाया है, ग्राफीन भी बनाया हुआ है। उसके अलावा जो सुपर कंडक्टिविटी में जो अब काम हो रहा है कि जनरली सुपर कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पे पॉसिबल होता था, अब हाई टेम्परेचर पे भी पॉसिबल हो रहा है। तो उस केस में भी उन्होंने कुछ कंपाउंड्स वगैरह बनाए हैं जो सुपर कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे भी शो करते हैं। कुछ 2D कंपाउंड्स भी बनाए हैं, जैसे लैंथेनम कॉपर ऑक्साइड्स से La2CO4 कहते हैं। तो एटलीस्ट आप 5 अचीवमेंट याद कर सकते हो। तो कुछ के केस में होगा अचीवमेंट्स 5 नहीं होंगे, कम होंगे तो एलेबोरेट कर दो, या फिर 5 अचीवमेंट है तो वो वेल एंड गुड है। तो किस किस इंडियन साइंटिस्ट का करना है तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो सारे का मैं नोट्स में डाल चुका हूँ,
तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 के बारे में, फिर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में LCA तेजस में, और कलाम राजू स्टेंट और कलाम राजू टैबलेट भी उन्होंने डेवलप किया था। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आ गया ये सवाल तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हरगोविंद खुराना के बारे में आप देख लेना, अगर सवाल आ गया। इनफैक्ट ये नोबेल प्राइज़ विनर है, दो इंडिया में बॉर्न हुए थे लेकिन US के सिटीजनशिप लिए थे। तो किस साल नोबेल मिला है, किस पर्पज़ के लिए मिला, आपको इतना ही पता होगा तो आपके पास एक लीविया होगा, एक एज होगा ओवर अदर एस्पिरेंट्स। CV रमन के बारे में तो मेनली यहाँ पे रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ब्लू कलर ऑफ द ओशन है। और भी कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी इन्होंने कुछ अचीव किया था, तो वो मैंने डाल दिया है। उसके अलावा रामानुजम में रामानुजम नंबर है, रामानुजम सम है कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह प्लस इन्फिनिटी तक जोड़ेंगे, डैट आंसर इज -1/12। आपको बिलीव नहीं होगा बट दैट्स अ फैक्ट। और इस पर्टिकुलर रिजल्ट को स्ट्रिंग थ्योरी और सिग्नल प्रोसेसिंग में भी यूज़ करते हैं। अब मॉडुलर फंक्शंस उन्होंने डेवलप किया था जिसको ब्लैक होल की एंट्रोपी कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। मॉक थीटा फंक्शन उन्होंने डेवलप किया था जिसको स्ट्रिंग थ्योरी में यूज़ करते हैं। पार्टीशन ऑफ इंटीजर पे उन्होंने काम किया है। जीटा फंक्शन का उन्होंने सोल्यूशन निकाला था। इन्फिनाइट सीरीज़, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, रिमान सीरीज़ पे भी उन्होंने काम किया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर थे। हार्डी वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी जो मूवी आई थी उन्हीं पे बेस्ड थी। 22 दिसंबर को उनका बर्थडे है जब हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं। हाल में ही 100th एनिवर्सरी उनकी हुई थी, तो एक्सपेक्टेड था कि इस साल सवाल आएगा, दो अभी नहीं आया। तो अब रामानुजम मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड मेरे को लगता है वो है कलाम, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, S रामानुजम, CV रमन। उसमें CV रमन और S रामानुजम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड लगता है नेक्स्ट ईयर्स में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में आने के लिए। उसके अलावा फर्दर वेंकटरमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इंडियन सिटीजन नहीं है, सिटीजनशिप इंडियन बॉर्न है, ये अमेरिकन सिटीजनशिप है इनके पास। एंड S चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। मेघनाथ सहाज आयनाइजेशन फार्मूला काफ़ी फेमस है, तो क्या वो बताता है, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। जयंत नार्लिकार ने जो कन्फर्मल ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, हॉयल नार्लिकार थ्योरी, तो एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। आप इसको विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं। SN बोस के बारे में सवाल ऑलरेडी आ चुका है। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, CNR राव, तो ये सारे साइंटिस्ट हैं। तो कौन कौन है और कैसे इसको प्रिपेयर करना है वो आपको आइडिया लग गया। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दिया। और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2020 लॉन्च हुआ है, तो उसमें क्या क्या पॉलिसी प्रोविजंस हैं। तो अब मैंने इसको विजन IAS से लिफ्ट किया था, तो आप विजन IAS से उसको डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये सब जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आप विकीपीडिया का 1-2 पैराग्राफ पढ़ लेंगे और वहीं से आप खुद का नोट्स बना लेंगे। मेरे नोट्स को भी आप हेल्प ले सकते हैं, तो डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और उसके अलावा एक राव IAS का मैग्नेटिक कॉम्पास करके एक सीरीज़ आती है जिसमें टोटल 9 बुक्स हैं, आपको RN वगैरह में मिल जाएगी। तो उसमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर है, पर्टिकुलरली रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो सारी बुक्स 9 बुक्स भी काफ़ी हेल्पफुल है आपको नोट्स हेल्प बनाने के लिए। तो अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है, आपको पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको किसी सेक्शन आपका वीक है तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, आइदर विजन IAS या फिर आप ये भी कर सकते हैं। और फिर ये मैंने थोड़ा सा फार फ्लेजेड होके मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि एंशिएंट इंडिया में जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे उनका क्या रोल था। तो मैथमेटिक्स में क्या था, फिजिक्स में क्या था, केमिस्ट्री में क्या था, मेडिसिन में क्या था, एस्ट्रोनॉमी में क्या था, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, बौद्धन, नागार्जुन, कन्नड़, सुश्रुत, चरक, वाघभट्ट, वरामिहिर, तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा अगर देखोगे, अब योगा को भी इंक्लूड कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा फार फ्लेजेड हो जाएगा। तो ये सब के बारे में आप एक पैराग्राफ में विकीपीडिया में पढ़ के आपका खुद का नोट्स बना सकते हो। तो इस नोट्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये साइंटिस्ट के बारे में आपको देखना है। बाद बाकी आप इतना ही आप हेल्प मिल गया, आप खुद का नोट्स बना लेंगे तो डैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब आते हैं डायरेक्टली दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ये पहला सवाल डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल भी था। फैक्चुअल इन द सेंस कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। चूँकि मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब ऐसा सवाल था जिसमें मैं काफ़ी अच्छे से लिख सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट आप अगर फिजिक्स या फिर आप साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो डेफिनेटली रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक है। पहली बार इस तरह से सवाल आया था, जनरली रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी स्किप कर देती थी, लेकिन एक बार आ गया तो ठीक है, चलो उस बार नहीं कर सकते लेकिन अब अगले बार से आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अगले साल भी सवाल आया था MS स्वामीनाथन पे और
विश्वेश्वर अय्या पे। तो आप एस एन बोस का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का पार्टिकल्स होता है, फर्मियन और बोसॉन, क्या डिफरेंस होता है। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स केवल बोसॉन पे एप्लीकेबल होती है। फिर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बताती क्या है, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से फर्दर बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में पता चलता है, तो वो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है। उसके अलावा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से और भी कुछ चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, या फिर सुपर कंडक्टिविटी हो गया, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट हो गया। उसके अलावा और भी, जैसे एक सुपर फ्लूइडिटी का फिनोमेना होता है हीलियम 2 में, तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। मैं अब स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप आंसर्स में डाल सकते हैं। तो इतना आपको थोड़ा सा एस एन बोस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बोसोन क्या है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ और कैसे किया जा सकता है, किस किस फील्ड्स में, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में किया जा सकता है, फिर उसको सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में किया जा सकता है। इवन क्वांटम कंप्यूटर्स के फील्ड में भी इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मैं थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में बना दिया हूँ कि ये सारी चीज़ें, अब चूँकि उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट्स से मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था इसलिए मैंने डाल दिया है। लेकिन आपको बेसिक्स आपको यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोसोन्स अमॉन्ग वेरियस एनर्जी लेवल्स। अब वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं, कोई एनर्जी लेवल में कम एनर्जी होगी, फिर एक सेकंड एनर्जी लेवल होगा जिसकी एनर्जी लेवल और ज़्यादा होगी, थर्ड एनर्जी लेवल होगा जिसकी एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा होगी। तो लेट्स से 100 एनर्जी लेवल्स हैं, तो अब टोटल लेट्स से 1000 पार्टिकल्स हैं। तो हर एनर्जी लेवल्स में कितने कितने पार्टिकल आएंगे। जैसे आप हाइड्रोजन एटॉम में देखे होंगे कि n=1 होता है, n=2 होता है, n=3 होता है, n=4 होता है। वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो वेरियस एनर्जी लेवल्स में कैसे कैसे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये स्टैटिस्टिक्स का काम होता है बताना। तो बोसॉन्स के केस में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बताती है, फर्मियंस के केस में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स बताती है, और नॉर्मल, ये सब तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स जैसे एयर पार्टिकल्स हो गए, उसके बारे में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बताती है। तो आपको ये भी बताना होगा बोसॉन्स क्या है, फर्मियंस क्या है। तो बोसॉन्स क्या होता है, जनरली हाफ स्पिन पार्टिकल्स होते हैं, और फर्मियंस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे, हाँ, और फर्मियंस बेसिकली क्या होते हैं कि ये इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं। और बोसॉन्स पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, लेकिन फर्मियंस पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फर्मियंस का एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉन्स, बोसॉन्स का एग्जाम्पल हो गया फोटॉन्स, मेसॉन्स। तो अब बस आपको इतना ही पता है कि बोसॉन्स आर वो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, फर्मियंस जो है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फर्मियंस के एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बोसॉन्स के एग्जाम्पल फोटॉन्स हो गए, मेसॉन्स हो गए। फोटोन लाइट का एक पार्टिकल है। तो ये हो गए बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या हो गए, बेसिकली जो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, जैसे एग्जाम्पल हो गए फोटॉन्स। तो ये हो गया बोसॉन्स को मैंने डिफाइन कर दिया। उससे तो फर्दर मैंने फर्मियंस को भी डिफाइन कर दिया। फिर जो स्टैटिस्टिक्स बोसॉन्स के लिए, डेट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, जो ये बताती है कि वेरियस एनर्जी लेवल्स में बोसॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये तो ठीक है, फिजिक्स का कुछ फार्मूला हो गया कि दिस स्टैटिस्टिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ डिफरेंट बोसॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उसके अलावा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में हो गया। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को समझने में हेल्प करती है। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस है, प्लाज्मा फोर्थ है, और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। होता क्या है कि प्लाज्मा काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, गैस को हीट करेंगे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, तब वो प्लाज्मा बनेगा। सॉलिड को काफ़ी टेम्परेचर, उसको ठंडा करते जाएंगे, काफ़ी कम टेम्परेचर पे लेते आएंगे, जो हर मटेरियल का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे लेते आएंगे। तो होता क्या है कि जो एटम्स वगैरह होते हैं वो जनरली सारे एनर्जी लेवल्स में होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जैसे आएंगे तो देखेंगे कि तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी सारे जो एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, और टेम्परेचर अगर एग्जैक्ट 0 हो जाता है तो सारे एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट में ही होंगे। तो ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर है, तो इसी को बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन कहते हैं, और जो स्टेट ऑफ मैटर हो गया वो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट हो गया। अगर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करती तो इस कॉन्डेंसेट को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में प्रिडिक्ट किया,
लेकिन फाइनली ये 1995 में हुआ था कि पहला कॉन्डेंसेट प्रैक्टिकली बनाया गया था, जिसके लिए 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था कॉर्नेल वीमैन और केटरले, 3 साइंटिस्ट को। और फिर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स केवल बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को नहीं बताती है, इवन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी ऑफ हीलियम-2, ये सब को भी एक्सप्लेन करती है। इवन क्वांटम और कंप्यूटर्स वगैरह के फील्ड में भी इसका यूज़ होता है। ये जो सुपर फ्लूइडिटी होता क्या है कि अगर कोई लेट्स से आपके पास ग्लास है, उसमें आप हीलियम भर दिए हैं, तो जनरली क्या होगा, ग्लास में हीलियम होगी और कुछ हीलियम हवा में चली जाएगी। लेकिन जब वो सुपर फ्लूइडिटी अटेन करती है तो क्या होती है, हीलियम धीरे धीरे ग्लास के वॉल्स के अलोंग ऊपर बढ़ते जाती है, ऊपर बढ़ते जाती है, और फाइनली ग्लास के वॉल के दूसरे साइड जाके धीरे धीरे नीचे गिरने आने लगती है, और उस समय विस्कोसिटी एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो डैट इज़ द कंडीशन ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। ये भी एक स्ट्रेंज बिहेवियर है जो अगर बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन नहीं होता तो ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था। आफ्टर कि हम लोग को ये पता चला कि ये बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो हम इस सुपर फ्लूइडिटी ऑफ हीलियम-2 को एक्सप्लेन कर पाए थे। तो ये फिजिक्स में मैंने डेप्थ में जाके थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इवन अगर आप नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड है, नॉन साइंस बैकग्राउंड है, तो बोसॉन क्या है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक लाइन में बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बोसॉन के बारे में है। बोसॉन का एक एग्जांपल जैसे फोटॉन हो गया। फिर बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है कि सब ग्राउंड स्टेट पे आने लगता है, ये एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स नहीं होती तो उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। और अदर देन बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, ये सबको भी एक्सप्लेन करता है। इतना ही आप अगर अपने एग्जाम पेपर में लिख के आते तो 10 में से आपको एटलीस्ट 5 नंबर तो मिलते, 4.5 तो कोई नहीं रोक सकता, 5 नंबर तक भी मिलते। और अगर काफ़ी डिटेल में मिलेंगे तो इसमें तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, जो तो पॉसिबल नहीं होता विदाउट हैविंग फिजिक्स बैकग्राउंड। तो इतना ही लिख के भी आपको 4.5-5 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर इस लेवल के आंसर, अगर लेट से थोड़ा फैक्चुअल सवाल है तो इस तरह का सवाल आ जाता है, तो आप जो कीवर्ड्स उतना ही आप अगर डाल के लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफ़ी डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एम विश्वेश्वरैया एंड एम एस स्वामीनाथन, तो इसमें आप देखिए ये भी 10 मार्क्स का सवाल है। तो 2 साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया, तो 5+5 मार्क्स। तो एक पेज में आप विश्वेश्वरैया के बारे में लिखेंगे और फिर आप एक पेज में फिर फर्दर आप एम एस स्वामीनाथन के बारे में लिखेंगे। तो अब इस चीज़ को पर्टिकुलरली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इतना हर किसी को पता होगा कि दोनों का फील्ड क्या है। आप एम एस स्वामीनाथन के बारे में तो डेफिनेटली अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि आप एग्रीकल्चर आपके जीएस पेपर 3 का भी पार्ट है। लेकिन एम विश्वेश्वरैया के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन इतना पता होगा कि यहाँ इंजीनियर्स डे बनाया जाता है, वाटर इंजीनियरिंग के फील्ड में उन्होंने काम किया था। तो सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ही डिस्कस कर लेते हैं। जब वाटर इंजीनियरिंग के फील्ड में काम किया था, इतना पता होगा उन्होंने कुछ डैम्स वगैरह बनवाए थे। तो अब डैम्स का पर्पस क्या होता है, वो इरिगेशन सप्लाई, इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर आप ब्रिज बना सकते हैं, तो नेविगेशन या ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो अब यही 4 पॉइंट बना के लिख देंगे तो ऐसे ही आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बन जाएगा। सबसे पहले जो मैक्रो स्ट्रक्चर बना कि एक पन्ना आप विश्वेश्वरैया के बारे में लिखिए, एक पन्ना एम एस स्वामीनाथन के बारे में लिखिए। इंट्रोडक्शन की यहाँ पे एज सच कोई रोल नहीं है, कंक्लूजन का रोल होगा। तो दोनों में कंक्लूजन क्या करेंगे, तो एम विश्वेश्वरैया इज बर्थडे 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे, ही वन भारत रत्न, एक्स्ट्रा लिख दिया। और अगर एम एस स्वामीनाथन के बारे में है कि ही प्लेड पाइवटल रोल इन मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन का उतना रोल नहीं है, कंक्लूजन में कुछ आप एक्स्ट्रा नॉलेज आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डायग्राम्स वाइग्राम्स का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होगा इस पर्टिकुलर सवाल में। सब टाइटलिंग कर दिए एम विश्वेश्वरैया और यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन। तो अब इसमें एम विश्वेश्वरैया में आपने स्ट्रक्चर कर लिया, इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, नेविगेशन और वाटर यूटिलाइजेशन। इसमें कोई 30 मार्क खाने वाला काम नहीं है, इतना बस ये स्ट्रक्चरिंग आपको ये जो नैक आ गया कि ठीक है वाटर इंजीनियरिंग है, डैम्स बनाया होगा, ऐसे आप पैराग्राफ में लिखोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, नेविगेशन, वाटर यूटिलाइजेशन या ड्रिंकिंग वाटर आपने लिख दिया तो हाँ, तब एग्जामिनर को फील आ जाएगी कि हाँ इसने 4 पार्ट्स लिख दिए हैं। और ये कोई भी कर सकता है, लेकिन बस हाँ आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये फील, ये नैक आ जाएगा। और एंड में मैंने कंक्लूड कर दिया कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो 5 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। तो इसमें एटलीस्ट अगर ये आंसर भी मैंने लिख दिया है तो इस 5 नंबर में मेरे को 2.5-3 नंबर मिल जाएगा। और इनफैक्ट आप फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं कि इरिगेशन में
कौन कौन सा उन्होंने ऐसा डैम्स बनवाया, तो एक कृष्ण राजा सागर डैम है मैसूर में और लक्ष्मी तालाब डैम है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कृष्ण राजा सागर डैम उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स में माना जाता है। तो KRS कृष्ण राजा सागर डैम अगर आप अपने आंसर में कोट किया होगा तो डेफिनेटली उसका एडिशनल मार्क्स आपको मिलेगा। हाइड्रो पावर जनरेशन में बात करें तो गेरोसुप्पा और शिवा समुद्रम कर्नाटका में, वहाँ में उन्होंने हाइड्रो पावर स्टेशंस बनाए थे। नेविगेशन में बिहार में एक मोकामा ब्रिज है गंगा के ऊपर, वो उन्होंने बनवाया था। और विशाखापट्टनम पोर्ट में क्या काफ़ी कोस्टल इरोजन होता था, तो वहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे कि कोस्टल इरोजन कम हो। और वाटर यूटिलाइजेशन के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने सिंध और हैदराबाद सिटी में वाटर सप्लाई सिस्टम डेवलप किया था। तो ये आपका आइडियल आंसर होना चाहिए कि इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन का उतना रोल नहीं है, कंक्लूजन यहाँ पे हो गया आपका, और साथ में स्ट्रक्चर भी हो गया, और सारे मेन पॉइंट्स 4 पॉइंट्स यहाँ मैंने लिख दिए। और ये इनफैक्ट सवाल आ गया, मैं जो इसमें करता, अगर लेट से अगर मैं प्रिपेयर नहीं होता तो एम से रही, और ये स्ट्रक्चर तो मैं बना लेता, इंजीनियर्स डे भी मेरे को पता होता, लेकिन और कृष्ण राजा सागर डैम पता था। बाद बाकी ये सब जो फैक्चुअल है, लक्ष्मी तालाब डैम ऑफ कोल्हापुर या फिर शिव समुद्रम गेरोसुप्पा या फिर विशाखापट्टनम हैदराबाद, ये मेरे को नहीं पता होता। भले आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए, पता होता भी, लेकिन ये नहीं पता होता तो भी एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो बनाया जा सकता था इस पर्टिकुलर सवाल में, कि आप रोल ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं भी पढ़ के गए हैं तो भी आप बेसिक नॉलेज होगा। विश्वेश्वरैया या वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डैम्स बनाया तो 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, स्ट्रक्चर सही से बना दिया। और इनफैक्ट अब आ गया सवाल तो आइडियल आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इन केस अगर रियल एग्ज़ाम टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो एटलीस्ट आप स्ट्रक्चर बना देंगे, थोड़ा सा भी एलैबोरेट कर देंगे कि आपको हैदराबाद सिटी के बारे में तो आपने सुना होगा अगर कि वो ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो इन्होंने डेवलप किया था। और कृष्ण राजा सागर डैम काफ़ी फेमस डैम है मैसूर में, जो जिनके लिए अगर आप विकीपीडिया पे भी देखोगे तो सबसे जो हाईलाइटेड होगा वो कृष्ण राजा सागर डैम होगा। तो आप लेट से स्ट्रक्चर कर लिए कृष्ण राजा सागर डैम और हैदराबाद को ही क्या कोट कर लिए, जैसे आपने इरिगेशन के बारे में लिख दिया एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में आप हाइड्रो पावर जनरेशन, एक पैराग्राफ में ट्रांसपोर्टेशन, एक पावर में ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर यूटिलाइजेशन के बारे में लिख दिया, और इरिगेशन को आपने सप्लीमेंट कर दिया कृष्ण राजा सागर डैम से, और वाटर यूटिलाइजेशन को सप्लीमेंट कर दिया हैदराबाद सिटी से, और इंजीनियर्स डे के बारे में बता दिया। इतना ही आपने कर दिया है तो 5 में से आप बिलीव कीजिए 3 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। और ये तो अब चूंकि अब सवाल आ चुका है तो मेरे को और बेटर आंसर देना था, तो और भी मैंने फैक्ट्स डाल दिए अब, लेकिन एग्जाम प्रेशर में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है सिर्फ समुद्रम गेरोसुप्पा कि आपको याद आ जाए या फिर आपने ये प्रिपेयर किया ही होगा इतने फैक्ट्स के साथ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में क्या पॉसिबल है और आइडियल आंसर क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब सेकंड जो पार्ट है थोड़ा सा ईजी है, MS स्वामीनाथन के बारे में। तो इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने डाल दिया व्हाट नॉर्मन बोरलॉग डिड फॉर मेक्सिको, स्वामीनाथन डिड फॉर इंडिया। तो एटलीस्ट मेरे को पता चल गया कि इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हाइल्डिंग वैराइटीज़ इन्होंने डेवलप किया, कुछ फार्मिंग टेक्निक्स इन्होंने डेवलप किया था, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में काम किया था, जिसके चलते ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और इंडिया एक फूड सिक्योर नेशन बन पाया। फिर फर्दर इन्होंने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की है। 2004 में एक कमेटी बनी थी MS स्वामीनाथन कमेटी ऑन फार्मर्स वेलफेयर, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फूड फोर्टिफिकेशन में भी इन्होंने कुछ काम किया है, और काफ़ी आर्टिकल्स भी आप पढ़े होंगे MS स्वामीनाथन के फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर करना काफ़ी इजी है। HYV वैराइटीज़ के बारे में हर कोई लिख देगा, फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में हर कोई लिख देगा, फूड सिक्योरिटी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हर कोई लिख देगा, भले फूड फोर्टिफिकेशन भूल भी जाए, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, 2004 में जो कमेटी बनी थी उसके बारे में। तो एटलीस्ट यहाँ मैंने 6 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट तो हर कोई लिख देगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ और सप्लीमेंट करना होगा। तो इसलिए मैंने अब इंट्रोडक्शन में भी, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में नॉर्मन बोरलॉग का नाम डाल दिया। आपने भी नाम सुना होगा, उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था, मेक्सिको में इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। और इंट्रोडक्शन में ये डाल दिया, कंक्लूजन में तो एक बेसिक सा कंक्लूजन डाल दिया। यहाँ पे कंक्लूजन कुछ स्पेसिफिक नहीं है, और यहाँ पे इनफैक्ट जो कंटेंट है वो इतना ही है। HYV सीड्स, फार्मिंग टेक्निक्स, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड फोर्टिफिकेशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, और जो कमेटी थी, इतना ही आपने अगर डाल दिया आंसर में, और 5 या 6 पॉइंट बना दिए अच्छे से स्ट्रक्चर करके फ्लो में, कि HYV वैराइटीज़ आई, फिर फार्मिंग टेक्निक्स पे इन्होंने काम किया, दोनों में मिलाए तो फिर अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, फूड सिक्योर बन गया इंडिया, और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की इन्होंने बात की, 2004 में एक कमेटी है। इतना ही आपने अगर डाल दिया कंटेंट, तो कंटेंट तो आपका मोर देन इनफ हो गया। और साथ में कुछ अपने कंटेंट को अगर सप्लीमेंट कर दिया, या आपने कुछ
ये डाल दिया कि जैसे ये आयकर के ये बेसिकली डायरेक्टर थे और प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल टेक्निकल एडवाइज़र थे, या नॉर्मन बोरलॉग के कुछ टेक्निक्स को इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया, इतना नाम आपने डाल दिया। तो ये 5 में से जनरली सबको, इसमें से 5 में से 2 नंबर तो हर किसी को मिल जाएगा, 5 में से 2.5 नंबर भी आसान है। कुछ आपने एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन डाल दी, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन या फिर कमिटी के बारे में कुछ लोग भूल जाएंगे, तो इसमें 3 नंबर भी आपको मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल। और इनफैक्ट अगर आप इसमें और भी फर्दर कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर आप एग्रीकल्चर आप पढ़े होंगे, तो एग्रीकल्चर में क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आप प्रिपेयर करेंगे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले फूड प्रोडक्शन कितना था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद फूड प्रोडक्शन कितना हुआ ओवर द ईयर्स। तो अगर आप वो ग्राफ के फॉर्म में अगर आप डाल देंगे तो डैट विल बी मोर बेनिफिशियल, आपको फर्दर आधा मार्क्स मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। और ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो है, तो अब टेक्नोलॉजी के जो 4 पार्ट्स बच गए हैं, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरा आपका हो गया IPR और मिसलेनियस सेक्शन, और एक है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें रोबोटिक्स और आपका कंप्यूटर्स भी कवर हो जाएगा। तो ये 4 वीडियोस में मैं डाल दूंगा। तो अब ये 4 वीडियोस आ जाएंगे तो आपका टेक्नोलॉजी सिलेबस जो है GS पेपर 3 का वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ये 4 वीडियोस को तो मैं डालूंगा ही, और ये 4 वीडियोस आने से पहले मैं कुछ फर्दर और डिफरेंट सेक्शंस के भी वीडियोस में स्टार्ट कर दूंगा। जैसे इसके बाद जो जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा डैट विल बी ऑन लैंड रिफॉर्म्स। तो GS पेपर 3 के इकोनॉमिक्स में एक लैंड रिफॉर्म्स एक टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड 3-4 सवाल अभी तक आए हैं, तो वो 3-4 सवाल जो भी आए हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लैंड रिफॉर्म्स पे होगा।